नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे नौकरी पर सुप्रीम ब्रेक, कहां जाए बेरोजगार। आरक्षण को लेकर अधर में लटकी 69,000 उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षा भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। यूपी सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों से जवाब मांगा गया है, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि अब इसका क्या असर पड़ेगा, नौकरी जाएगी या बचेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार को इस भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने को 3 महीने में दोबारा तैयार करने का आदेश दिया गया था। यह रोक 25 सितंबर तक लगाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों को नोटिस भेजकर अधिकतम 7 पन्नों का लिखित जवाब मांगा है। नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदगी उस सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने वाले आदेश का दिए गए हैं। इसके सीधा असर समान वर्ग पर पड़ने की संभावना है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरिट लिस्ट पर रोक लगाने के बाद समान वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के मन में नई उम्मीद जागी है, जिन्होंने नई मेरिट लिस्ट से बाहर निकाले जाने का डर सता रहा था। लेकिन अभी भी इस पर अंतिम फैसले पर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरह अगर पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में भी पुरानी मेरिट लिस्ट को गलत ठहरा देते हैं तो उन शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर सुप्रीम कोर्ट यूपी सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली परीक्षा के बाद आरक्षण से संतुष्ट नहीं होता है तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बच जाएगी। हालांकि नौकरी जाने या ना जाने वाली बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौजूदा सत्र में किसी भी कार्य सहायक शिक्षक की नौकरी नहीं जाने की ओर इशारा किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कार्य सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा शैक्षणिक सत्र का लाभ दिया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर ना पड़े। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना देने पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, हमारी मांग है कि उप मुख्यमंत्री जी से बात कर हम लोगों की रिटर्न सबमिशन दाखिल करवाकर कानूनी प्रक्रिया बचाएं। नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार कहती है कि हम पिछड़े दलित के साथ हैं। 4 साल से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट से हमें डर था वही हो रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके क्या कुछ कहा, एक बार वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। इसी दोहरी सियासत से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थियों क्यों भुगते। जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाने व सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का और बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। माफ करिएगा, बसपा सुप्रीमो ने भी अक्सर पोस्ट किया है, यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना संवैधानिक हक जरूर मिले। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो।
सब सीधे और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और भी अन्य मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले शिवा के रुख करेंगे। शिवा, आज भी आप लगातार इस खबर पे है, संदीप सिंह का घर का जब घिराव होता है तब भी आप वहाँ मौजूद थे, इको गार्डन में घिराव था तब आप वहाँ मौजूद थे, और आज केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, और आज भी जिस तरीके से उनके घर के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को कहा कि भाई सरकार बात कर रही है पिछड़ों दलितों की, हमें क्यों भूल गए। मुझे तो लग रहा है एक पिक्चर इस पर भी ना कहीं बन जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती द अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि लगभग 4 साल का समय तो हो ही गया है इसमें। देखिए, इसी इंतजार में विशाल तमाम जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे, उन्होंने आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर धरना दिया, और उनका यही कहना है कि जो 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामले की जब सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी एक जवाब मांगा गया है कि सरकार इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, उनका क्या सबमिशन है, क्योंकि रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है अधिकतम 7 पन्नों का सबमिशन मांगा गया है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि इस पूरी घटनाक्रम में जितने भी अधिवक्ता थे, चाहे वो याचिकाकर्ता की तरफ से हो या फिर इन 69,000 अनारक्षित वर्ग की तरफ से हो, तो सभी लोगों से रिटर्न अपना जवाब मांगा गया है कि आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पूरी टोली है वो आखिरकार सड़कों पर प्रदर्शन क्यों करती है, क्या वजह आखिरकार की इनकी नियुक्तियां नहीं समय रहते हो पाई। लंबा समय इन्होंने अपना जुटाया है इस भर्ती को लेकर के, तमाम जगह सड़कों पर ये बैठे हैं, तो अब काफ़ी दिन है और ये कहा जाएगा इन्हीं दिनों की जो सरकार जो ये कहा जाएगा कि वक्त ले रही है, उसी वक्त में उन शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में मनाने के लिए खुद जो अभ्यर्थी है वो आज डिप्टी सीएम के आवास के बाहर गए थे, और उनका साफ तौर से मंशा यही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी सबमिशन फाइल करेगी वो उनके पक्ष में करे, क्योंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो आदेश है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा ली है, लेकिन किसी भी तरीके से ये नहीं कहा है कि भर्ती को रद्द किया जाए या किसी को निकाला जाए या किसी को फिर से दोबारा नौकरी दी जाए। उनका कहना है कि हम सारे ही पक्षों को एक बार फिर से सुन ले। जो चयनित जो अभ्यर्थी थे जो इस वक्त शिक्षा विभाग में शिक्षक पद की नौकरी कर रहे हैं, उनकी एक याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कल इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी हर पहलू को, हर पक्ष को सुनना चाहता है, चाहे वो अनारक्षित वर्ग हो, आरक्षित वर्ग हो, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, या फिर शिक्षा विभाग हो। सभी वर्गों को सुनने के बाद भी वो आखिरकार डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच की आखिरकार इस पूरे मामले में कमियां कहाँ रहेगी, किसे दोषी करार होना चाहिए, किसे सुधार का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो अनारक्षित वर्ग है, जो ये कहा जाएगा कि लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार फंसाएगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक लंबा और समय हो जाएगा उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि जब ये लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए थे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना था कि जो मेरिट लिस्ट बहुत पहले तैयार की गई थी, क्योंकि 2018 की ये भर्ती थी और 2019 से लगातार ये लोग प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं सड़कों पर कि उनको नौकरी दी जाए। तो जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को मान लिया, हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया, तो फिर आखिरकार सरकार इनको नौकरियां क्यों नहीं दे रही है। सरकार की अपनी एक इनका ये कहना है कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सबकी मेरिट लिस्ट तैयार कर रहा है। कई जो अनारक्षित वर्ग हैं वो अपनी तरीके से नौकरी पा चुके थे, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है इन सभी नौकरी ना पाने वालों के और पाने वालों के बीच में, और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत मैच्योर तरीके से अपना फैसला लेने की ज़रूरत होगी, और इसीलिए सभी वर्गों को वो सुनना चाहती है। लेकिन आज जिस तरीके से फिर से अनारक्षित वर्ग लगातार हमने देखा कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहा था, और आज भी वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के आवास वो डटा रहा कि जो अनारक्षित वर्ग है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार लंबी लड़ाई लड़ते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए, और किसी भी तरीके की कोई बात हो वो खड़े रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि उनके नेता हैं, अगर उनके पक्ष में खड़े रहेंगे, अगर उनके पक्ष से मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे, तो शायद उनके लिए थोड़ा एक रास्ता आसान हो जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा दाखिल करेगी तो अगर उनके पक्ष में होगा और सही रहते अगर उनके पक्ष में होगा तो शायद उनकी जो राह है वो और आसान हो जाएगी। अगर सरकार पलट होती है तो
कहीं ना कहीं ये नौकरी मिलने के लिए फिर से उनको एक लंबी लड़ाई फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो विशाल, तमाम जो चीज़ें हैं वो अब फिर ये कहा जाएगा कि एक दौर के बाद आकर के थम गई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो अब 23 सितंबर को जब फिर से सारी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसके बाद क्या कुछ फैसला करेगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार भी, और चूंकि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लक्ष्य की है, तो इसलिए भी जो अनारक्षित वर्ग है, जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो जितने भी लोग धरना दे रहे थे, उनके मन में भी एक ठहराव ये आ गया कि सरकार इनकी मदद करे और जो लंबे समय से इनकी लड़ाई कर रहे हैं उनके पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करे। हमारे साथ हमारे तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और आनंद राय सपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तनुज, आपके पास आऊँगा। 19,000 सीटों पर लगभग घोटाले की बात कही गई थी, जितना मैं देख पा रहा हूँ घोटाला साबित हुआ था, आरक्षण घोटाला जिसे कहें। उसको लेकर लगातार तमाम बातियाँ थी कि भाई चलिए जो शिक्षक कर रहे हैं उन्हें हटाया जाएगा। ये कितना मुश्किल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि फैसला देना, या मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ हाई कोर्ट अलग फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उनके पास जो टीचर अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अभी असमंजस की स्थिति है, और जिन्हें नौकरी नहीं मिली वो भी परेशान। वो कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदल देगा। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। देखिए विशाल, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हाई कोर्ट ने 2019 में जो 69,000 शिक्षकों की अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी, उसके बदले में उन्होंने एक नई लिस्ट बनाने को, जिसमें कि 2 बार जो चयन हुआ 2022 का और 21 का, वो सबको ताक में रखते हुए एक नई लिस्ट बनाने का 3 महीने के अंदर एक जिम्मेदारी सौंपी थी सरकार को, जो कि सरकार के लिए एक तरीके से गले की हड्डी के समान ही था। क्योंकि देखिए बहुत टफ है, जो भर्तियां हो चुकी हैं 69,000 शिक्षकों की, उनकी नई लिस्ट बनाना ये वाकई में बहुत टिपिकल टास्क था। इसको लेकर के याचिकाएं दायर हुई सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में, और उसके ऊपर जो सुनवाई करी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस पाद्रीवाला साहब की बेंच ने, उसमें ये बात सामने आई है कि जो उस हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर अभी स्टे लगाया है। मतलब कि नई लिस्ट जो मांगी है हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उस लिस्ट के ऊपर वो लिस्ट नहीं बनानी है, अभी उसके ऊपर रोक है। इसका मतलब देखिए इम्पैक्ट तो तब पड़ता है जब वो नई लिस्ट बनती, और जो लोग ऑलरेडी 2019 से काम कर रहे हैं, जिनके कई बार आरक्षण को लेकर के भी इसके अंदर विवाद उठे हैं, इसके अंदर दूसरे विवाद भी कई बार उठे हैं, तो क्या वो सब लोगों को फर्क पड़ता अगर लिस्ट बनती तो। लेकिन अभी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिस्ट के ऊपर स्टे कर दिया है, और अब खुद सुनवाई करके अगली सुनवाई में फैसला देने की भी बात कही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट से सहमत ज्यादातर अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो शायद वो स्टे का ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करता इस केस के अंदर। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट का स्टे मिला है, इसका मतलब जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था 2019 के भर्तियों को लेकर के, उस पे जरूर विराम लगा है। और मुझे लगता है जैसी स्थितियां यथावत थी 2019 में जो भर्तियां हुई थी, उसी को मेंटेन रखेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के बाद में लगता है। जी विशाल। बिल्कुल, अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम यादव, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी, ये इस सारी चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से बता देंगे, रिफाइन करके कि इनकी क्या मांग है। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना खुश हैं, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, पूरा देश ये देख रहा है कि 69 शिक्षक भर्ती में हम ओबीसी एससी समाज के लोगों के साथ क्या हुआ। सर पहले तो हमें एक षड्यंत्र करके आरक्षण का घोटाला करके नौकरियों से वंचित किया गया, हमारी जगह वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी दी गई। हम लोग सर किसी तरीके से 1 साल एनसीबीसी में लड़े, तब जाकर हम वहां से जीते। 8 महीने के प्रोटेस्ट के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिल पाए। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद घोटाला स्वीकार किया और हम लोगों को न्याय स्वरूप 6,800 लोगों की चयन सूची जारी कराई। किस भर्ती में घोटाला हुआ हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद सर हम लोग हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से जीते। किसी तरीके से हम संघर्ष करते करते डबल बेंच में भी जीते। उसका ऑर्डर आया, लेकिन सर जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन के बाद से हम लोग बराबर लखनऊ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमें ये शंका थी कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है और उन अधिकारियों को अगर जेल नहीं भेजा जाएगा तो ये अधिकारी पुनः इस भर्ती को माननीय सुप्रीम कोर्ट में फंसाने का काम करेंगे। वही सर अभी आकर के हुआ। सर जानते हो इसमें क्या है, जो घोटालेबाज अधिकारी थे, जिन्होंने घोटाला किया, सरकार ने उन्हीं अधिकारियों को हम लोगों की लिस्ट द्वारा बनाने के लिए सौंप दी।
सर क्या ये संभव हो सकता है जिन अधिकारियों ने घोटाला किया हो वो अधिकारी पुनः पारदर्शी तरीके से लिस्ट को जारी करें और ये कहें कि हम घोटालेबाज हैं? ये सर कभी संभव नहीं हो सकता। रही सर सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सर ये पूरा देश, पूरा यूपी देख रहा है। हम लोग पिछले 4 साल से लखनऊ की सड़कों में मारे पीटे जा रहे हैं, हमारी जगह दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। उन लोगों का जो आर्थिक स्तर है सर कितना उच्च लेवल का होगा, और हम लोग किसी तरीके से यहाँ गुजारा करके अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं। और किसी तरीके से हम अपना चंदा इकट्ठा कर करके लोगों से 100-200 रुपए इकट्ठा करके हम लोग अपना बकेट किए डबल बेस तक। लेकिन सर ये अधिकारी ये चाहते हैं, बेशक अच्छा हुआ कि ये अधिकारी कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। अभी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी किस तरीके से पैसा कलेक्ट करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे और ये जीतेंगे। अधिकारी सर इसको जानते हैं, हमारी सर स्टार्टिंग से ये मांग थी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कोई ऐसी पहल करते हम लोगों को न्याय मिल जाता। ये सब बड़े दुर्भाग्य से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। हमारी सर सबसे पहली मांग ये थी कि जो दोषी अधिकारी थे इनके ऊपर उचित कार्रवाई करके इन्हें नौकरी से बर्खास्त करके इन लोगों को जेल भेजा जाता। इनकी जगह दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती जिनकी छवि स्वच्छ होती, जो पारदर्शी तरीके से लिस्ट को जारी करते। लेकिन सर वही हुआ जिस चीज का हमें डर था। अब मैटर सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर मैं सुन रहा था कि आप अभी कह रहे थे कि जो इस पे स्टे वाली चीज है, सर आप ऑर्डर के बारे में देखेंगे तो ऑर्डर पर जो स्टेटस शो हो रहा है उस पर कहीं स्टे वर्ड का यूज नहीं किया गया। माननीय चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ इतना कहा है इसका मैं अध्ययन करने के लिए 23 तारीख तक का समय लेता हूं, तब तक स्थिति यथावत रखी जाए। ये सर कोई ठोस मतलब एक स्थायी स्टे नहीं है, सिर्फ ये 23 तारीख तक स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से हम मान सकते हैं कि वो स्टे है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट का इतना बोलना स्थिति यथावत रखना स्टे ही कहलाता है। ये निश्चित रूप से एक स्टे की श्रेणी में ही है ये फैसला। जी जी बिल्कुल। मैं आनंद राय, अगर मुझे सुन पा रहे हो, आनंद आपको आवाज आ रही है? आनंद आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ भैया आवाज आ रही है मुझे। लगातार अगर हम बात करें ना तो आपकी सरकार आपकी जब सरकार थी तब भी चीज़ें ऐसी होती थी, कुछ निस्तारण कर लिया करते थे आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रुख बहुत कम करते थे। लेकिन दिक्कत है कि सरकार में बहुत ज़्यादा भर्तियां हुई, लेकिन उन भर्तियों को लटकाने का भी काम अधिकारियों ने किया है। अधिकारियों पर कार्रवाई की बात ये भी कर रहे हैं। सरकार ने तो नौकरियां दी, लेकिन उन पर पलीता लगाने का काम ये सरकार ने कर दिया। अखिलेश यादव का भी मैं भी एक्स पे पोस्ट पढ़ रहा था, वो लगातार आरोप लगा रहे थे, उन्होंने भी अधिकारियों पर ही लगाया। तो आपको नहीं लगता है क्या कि ये सरकार का फेलियर है कि उन अधिकारियों से ही काम करा रहे हैं, कि अधिकारियों पर कोई एक्शन ना लेने की वजह से? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा रहे कि उन्हीं लोग को जिम्मेदारी दे दी जिन्होंने पिछली बार गड़बड़ी की थी, जैसा आरोप अभी विक्रम यादव ने लगाया। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नौकरी विरोधी तो है ही है, और इसके बाद दलित विरोधी भी है और पिछड़ा विरोधी भी है। तो हमारे जो दलित भाई और पिछड़े भाई जो लोग उसके हकदार थे, उनकी नौकरी छीन के किसी दूसरे समाज लोगों को देने का काम किया। तो उसके बाद अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इनका अधिकार दे दीजिए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा फैसला आ जाए कि हमारी सरकार बच जाए, क्योंकि फंस तो गई थी सरकार, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग भी उसमें नौकरी कर रहे थे और पिछड़े भाई भी नौकरी कर रहे थे। लेकिन जिस दिन का अधिकार छीना गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप उनके हक और अधिकार को दीजिए। तो अपने लोगों और अपने अधिकारियों को, आपने विक्रम भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि अपने अधिकारियों की साजिश चाल के उस घाव से ये नौकरी फंसा दिया। हमारे और भाई बहन वो फंस चुके हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। वो इनका वो सोच रही है कि मैं कैसे इस फैसले से निकल जाऊं। तो एक फैसला कोर्ट था, तो कोर्ट में जाके इन लोगों ने नौकरी को फंसा दिया। उसमें हमारे दलित पिछड़े भाई फंस चुके हैं और जनरल कैटेगरी के लोग भी फंस चुके हैं। इसका निवारण सरकार जल्द से जल्द कराए
नहीं तो समाजवादी पार्टी उन उन सभी भाइयों के साथ है जिनकी नौकरी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये पिछड़ों के नेता बनते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य, ये ये क्या नाम है, अरे जो इनके पार्टी में पिछड़े और दलित देता है, ये पद स्टूल साफ करने के लिए है। ये इनकी सुनवाई नहीं होती है। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि जो पिछड़ों दलित की इज्जत, दलित भाइयों की इज्जत है, अगर हमारे पास आएंगे तो हम बड़ी बैठाएंगे, आपको स्कूल मंत्री नहीं बनाएंगे। तो एक बार तो केशव मौर्य ने जी जान लगा दिया, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ तक पिछले दिनों में डॉक्टर संजय निषाद ने, वो भी पिछड़ों के नेता, निषादों के नेता हैं, उनकी एक खुद की पार्टी है, वो भी कहते नजर आ रहे थे कि हमारी अधिकारी नहीं सुनते हैं, हम हमारी कोई बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पिछड़े दलितों की बहुत उत्पीड़न है। और उत्तर प्रदेश रोकूंगा आपको आनंद, मैं शिवा के पास चलूंगा। शिवा, अगर बात की जाए, सरकार को आप बहुत करीब से देख रहे हो, सरकार विपक्ष अगर दोनों की बात की जाए ना, तो सरकार का स्टैंड क्या है इसमें? सरकार क्या कहना चाह रही है? रोज हर मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन होना, सीएम आवास बचा है, बस वहां तक जा नहीं पा रहे, सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि इतना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार का रुख सिर्फ कोर्ट में है, एक बयान भी नहीं सामने से आ रहा है। ये जरूर कहा जाता है कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा, लेकिन हक मिलेगा किसको? देखिए, काफ़ी करीब से विशाल मैंने इस धरने प्रदर्शन को कवर किया है और करीबन 2-4 दिन से नहीं बल्कि जितने सालों से ये धरना प्रदर्शन 69,000 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को चल रहा है, तब से कवर किया है। अभी हाल फिलहाल में एक अभ्यर्थी का ये कहना था कि पहले तो सरकार के जो भी नुमाइंदे थे, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी शख्स हो, वो इनको ये कह करके भगा दिया करते थे कि ये विपक्षी का एजेंडा है, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, इसलिए इनको सुनना बेकार है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से हमने बार बार देखा कि तमाम जो मंत्रियों के घर के बाहर या डिप्टी सीएम के घर के बाहर ये लोग जाते हैं तो एक डेलीगेशन इनका अंदर मिलने जाता है और मुलाकात करके आता है और आश्वासन पूरा मिलता है कि सरकार उनके साथ है और सरकार किसी भी तरीके का उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये खुद अभ्यर्थी कहते हैं कि हम अंदर गए तो माननीय मंत्री जी ने या डिप्टी सीएम साहब ने हमसे ये कहा है। लेकिन इनका यही बार बार कहना होता है कि सरकार के अंदर जो बैठे अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके से जो आरक्षण का हुआ घोटाला है उसको वो सही करने वाले नहीं है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है बेसिक शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों को हटाने की, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार करने की, ताकि जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरियों से वंचित रह गए उनको तभी नौकरी मिल पाएगी जब ये लोग हटेंगे। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारे पास जो सीमित अधिकारी हैं, सीमित संसाधन हैं, उससे ही हमको काम चलाना है। आशीष पटेल के जो हमने घर के बाहर ये प्रदर्शन दिखा था और फिर बाद में जब आशीष पटेल ने जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने इस अभ्यर्थियों को, तमाम अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि हम सरकार में रहे चाहे ना रहे, लेकिन हम आपके वर्ग की लड़ाई हम आखिरी तक लेके जाएंगे और किसी भी तरीके का अगर कानूनी खर्चा भी अगर हमको कोई लगाना पड़ेगा तो वो भी लगा करके हम आपकी कोर्ट की लड़ाई को पूरा करेंगे। तो ये आश्वासन देने के बाद जब हमने आशीष पटेल से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे लूप होल्स ऐसे हैं जो वो डिस्कस नहीं करना चाहते मीडिया के सामने, लेकिन लगातार वो मुख्यमंत्री के संपर्क में है, केंद्रीय स्तर के अधिकारियों के संपर्क में है, मंत्रियों के संपर्क में है कि किसी भी तरीके से जो 69,000 आरक्षित वर्ग के अब जो अभ्यर्थी है जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिले। तो सरकार कभी इस बात को नहीं कहती कि हम इनके साथ नहीं है। सरकार हमेशा इस बार कह रही है कि हम इनको नौकरी दिला करके रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इनका आरोप यही है कि ये 4 साल से लगातार ये सड़कों पर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। जहां इन्हें अभी शिक्षक बन करके स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए था, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो अपना योगदान शिक्षा विभाग में नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में जो ये लोग अधिकारियों की चूक की वजह से ये लोग बाहर रह गए, जो अपनी नौकरियां नहीं पा पाए, तो अब इनके पास, सरकार के पास ऐसा क्या एजेंडा है जिसके बदले में ये इनको नौकरी मिल पाएगी और किस तरीके का इनके पास मास्टर प्लान है। तो साफ तौर से जब इनसे हम ये बात पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कहते हैं कि अधिकारी या मंत्री उसी स्तर तक की बात करते हैं जितना वाजिब होता है। तो अभी विशाल यूं कहे कि अभी तक कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया हमको लगता था ये शायद अभ्यर्थी जो है धरना करना बंद कर देंगे और 23 तारीख तक का इंतजार करेंगे। लेकिन आज जब फिर केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये लोग बैठे थे धरने पर, तो इस बात का हमको जरूर थोड़ा सा लगता है कि शायद अभी अभ्यर्थियों
के मन में इतने मंत्रियों से, इतने डिप्टी सीएम से और खास करके मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद इस बात का उनको आश्वासन नहीं कि आने वाले समय में उनको नौकरियां मिलेंगी, इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी अभ्यर्थी सेटिस्फाइड नहीं है इस बात को लेकर के कि सरकार उनके साथ किसी भी तरह से खड़ी है, क्योंकि जब कोर्ट का अगर दखल अंदाजी हो जाती, जब कोर्ट सही मान लेता है, और खास करके हाई कोर्ट जो 13 अगस्त को फैसला आया, हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि इन सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार को मेरिट लिस्ट एक मेरिट के आधार पर बनाए और उसके बाद इन सभी को नौकरियां दे। लेकिन मामला जब चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले गए तो सरकार के हाथ भी वही बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा ली और ये सरकार को कह दिया कि अभी किसी भी तरीके की मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। तो अब 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद किस तरीके का फैसला सुनाएगा, उसकी क्या टिप्पणी होती है, यूपी सरकार को क्या वो डायरेक्शन देते हैं, ये इंतजार कर देने वाली बात होगी। लेकिन अभी साफ तौर से विशाल 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी की जितने भी अभ्यर्थी अभी तक सड़क पे घूमते हैं, अभी उसको इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि सरकार उनके साथ है, सरकार उनको नौकरी दिला पाएगी। वो लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो, एक डेलीगेशन उनको मिल पाए, उनके मन में जितने भी सवाल हैं वो अपने सारे सवाल मुख्यमंत्री के सामने रख पाए, क्योंकि जरूर नीचे स्तर पर कहीं ना कहीं लूप होल्स है, इसीलिए लोग और उन लूप होल्स पर काम करना होगा, वरना हर भर्ती पर ऐसे ही स्टे आएगा, हर भर्ती पे हम लोग ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए आपका, और इस डिबेट पर अपने मेहमानों के साथ बनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद का, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शशिकांत जी, अगर बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये आजकल बहुत खुल के जातियों को, मैं बात करूं, एक जो गैप नहीं था आजकल वो गैप आ गया, ये नौकरियों की वजह से आ जाए या किसी भी वजह से आ जाए, आप सोशल मीडिया खोलिए तो उस पर एक आर्मी चल रही होती है, एक ब्रिगेड बनी है। मैं नौकरी तक ही इस बात को सीमित नहीं रखूँगा, बाकायदा सामान्य वर्ग के लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और एक तबका जाता है जो पिछड़ा वर्ग होता कहता हमारा हक मारा जा रहा है, वो कह रहे हैं हमने तो ऐसे ली है। कहीं ना कहीं द्वंद्व छिड़ा हुआ है दोनों लोगों में। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए, ये पिछले 10 सालों में बीजेपी की जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट में सरकार हो, केंद्र में, तो 10 सालों से है, इन्होंने एक भर्ती जो प्रक्रिया होता है, जो यूथ हैं उनको आज रोजगार की आवश्यकता है, और सरकारी नौकरियों को बहाली कितनी निकल रही है हम लोग सभी जानते हैं, रोजगारी का स्तर चरम पे है। और उसमें भी जब बहाली आता है और उस बहाली आने के बाद बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद 3 से 4 सालों तक उनको लटकाया जाता है, परीक्षा लेट होती है, लेट व्यवस्था है परीक्षा लेने का, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यूपी की घटना देखिए, पेपर लीक कांड हुआ। उसके बाद जब हम लोग भर्ती हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मामला अटकता है, हाई कोर्ट में मामला अटक जाता है। कुल मिला के हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नुकसान है ये छात्रों का होता है, बेरोजगार युवाओं का होता है। और ये 10 सालों में जो सरकार है, एक भर्ती का जो है ना रोड मैप तैयार नहीं कर पाया। आप देखिए, नीट की देखिए, नीट की इतनी साफ सुथरा परीक्षा हुआ करती थी, सबको भरोसा था नीट पे। आज नीट की स्थिति क्या है? नीट का पेपर लीक हो रहा है, एक कमरे से 50-50 विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं, एक सेंटर से टॉप कर रहे हैं। तो ये सरकार का एकदम फेल्यूर है कि आप तो एक तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो भी रोजगार की बहालियां आ रही है, या तो वो बहाली सुप्रीम कोर्ट में जाके अटकता है या पेपर लीक हो जाता है। कहने का मतलब सरकार का जो यूथ के प्रति, युवाओं के प्रति जो रोजगार देने का संकल्प है, ये बिल्कुल जो है खोखला साबित हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हकमारी का सवाल है। आप रिजर्वेशन पॉलिसी का लागू क्यों नहीं बढ़िया से करना चाहते हैं? यूपी में 21% दलितों को SC/ST की है, 2% ST की है, और 21% OBC और 10% जनरल UR यानी जनरल को आरक्षण मिला है। आरक्षण सभी समुदायों को मिला है, तो आप तो जब आरक्षण सभी समुदायों को मिला है तो सभी को बराबर के हिसाब से बांट के आप रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं? मतलब साफ है कि बीजेपी सरकार जो है
ये दलित विरोधी है, ओबीसी के विरोधी है। आपको सबको पैटर्न अरे वो लेके तो चलना खुद कहते हैं ये सब, बेरोजगारी ये सभी तो में विपक्ष है। पर आरोप बेरोजगारी लगाते हैं जी, शशिकांत जी, ये तो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं बीजेपी। अब तो अभी तो इस चर्चा में नहीं जुड़े हैं, आना था उन्हें भी, उस चर्चा में आ नहीं पाए। कहीं हो सकता हो आजकल मीटिंग ज़्यादा चल रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की, तो कहीं व्यस्त होंगे, कहीं सदस्य बना रहे होंगे, उनको नहीं लगा होगा इस चर्चा में आना कि 69,000 शिक्षक भर्तियों के मसले पे क्या बोले। ऐसे तो रोज़ धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो फिलहाल अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो। विशाल जी मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बहाली शिक्षक भर्ती जो है 69,000 की जो बहाली है 2019 में आया था, और लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा फॉर्म भरे थे। उसमें से 69,000 का जो है सिलेक्शन हुआ, बाकी विद्यार्थी छट गए। अब एक चीज हमको सवाल पूछना है, हमारे जो बीजेपी के साथी हैं, बताइए। नहीं है, बीजेपी के साथ ही नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी के साथ ही नहीं है हमारे पास। अगर आपका नहीं, साथ देने के लिए सपा के हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर सुनेंगे। हाँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप एक एक बच्चे को आप 6-6 साल एक एक बहाली में लगा रहे हैं, तो उसका करियर क्या होगा। आप बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में लगभग 4.4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई जो महागठबंधन की सरकार थी। अब जी। उस पर एक भी सवाल नहीं है, हाईकोर्ट में भी एक सवाल नहीं है। मतलब एक पैटर्न होना चाहिए बहाली की प्रक्रिया। हमने तो इतना जल्दी तेजी से कराया, लेकिन आपको बता दे रहे हैं जहां जहां डबल इंजन की सरकार है बीजेपी का, वहां जो भर्तियां हो रही है, सारे भर्तियों में या तो आरक्षण का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है या पेपर लीक हो रहा है। एक और उदाहरण जो है ना विशाल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आईसीआर का एक बहाली निकला है। हमें बहुत सारे मित्रों ने फोन किया है, बहुत सारे डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर ने, इस मुद्दे को भी उठाया जाए। आईसीआर की बहाली निकली एक महीना पहले न्यू दिल्ली से, लगभग 250-300 पोस्ट है, और उस पोस्ट में एक भी एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। मतलब सारे जनरल से है। तो इस तरह का अगर आप करते हैं तो मनसा तो जरूर आप पे सवाल खड़ा होगा ना। समान अधिकार की बात करने वाले वो लोग कहाँ हैं, उन्हें ढूंढना चाहिए। चलिए मैं आऊँगा आपके पास, तनुज के पास चलेंगे। तनुज, लगातार भर्तियाँ, अब ये एक आईसीआर की नई अपडेट बताया कि इसमें सामान्य वर्ग के लोगों को ही सिर्फ नौकरी दी जाएगी। ये चलन में आ गया है क्या? मतलब इतना भी एक तरफा हो रही हैं सरकारें, जो बात अपने मंचों पे कह रही हैं, अपने घोषणा पत्रों पे कह रही हैं कि हम दलित पिछड़ों के साथ हैं, हम उनके उद्धार की बात कर रहे हैं, हम उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, सिर्फ पेपर में उनकी फीस कम करके आप उनका साथ दे रहे हैं क्या? और नौकरी लग नहीं पा रही है। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को सुनाया था, जिसमें क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करने की जो आरक्षण के अंदर उसकी बात की गई थी। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और फैसले आने के बाद में जो सरकार है वो अपने स्तर पे कार्य करती है। ध्यान होगा कि उसके बाद में मोदी सरकार, एनडीए सरकार का फैसला था कि वो क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मान्य नहीं किया जाएगा, और जो सिस्टम आरक्षण का इस समय है वो यथावत रहेगा। तो यही एक चीज आपको मेरे को बतानी है कि इसी तरीके से अलग अलग जो मामले आते हैं, जो हम देखते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ आरक्षण का अलग रेशियो है। और ऐसे में ये जो आरक्षण का रेशियो को ध्यान में देखिए, ये तो सबसे पहले विभाग का काम होता है कि किसी भी जब या संबंधित विभाग जो परीक्षाएं ले रहे हैं, कोई भी संबंधित चयन प्रक्रिया के लिए, तो ये उनकी दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो रिजल्ट निकाले उसको उस स्तर पे जो कि गाइडलाइंस और जो आरक्षण दिया गया है प्रदेश में और जो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है उस आधार पे वो पूरी सभी चीजों को करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो लिस्ट आई उसके अंदर में उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसको सरकार को भी संज्ञान लेकर के और कार्य करना चाहिए इसके अंदर। जी विशाल। बिल्कुल, मैं आनंद राय की तरफ आऊँगा। आनंद, आप लोग, मुझे लग रहा शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, एआरओ पेपर लीक, स्टूल मंत्री, और जो लास्ट में मैंने स्टूल मंत्री कहा ना, इस पे ज़्यादा फोकस है आपका। आपकी युवा चेहरे अखिलेश यादव, आपके यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अब तो हट गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो बहुत अच्छी तरीके से शिक्षकों का दर्द समझ सकते हैं और नौकरी जाने का भी दर्द वो समझ सकते हैं। सीएचओ को लेकर एनएचएम के बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर भी कोई एक ऐसा बयान नहीं आया जिससे हमें लगे कि आप विपक्ष की अहम भूमिका में हैं। आप इस टाइम, जब से आप भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हुए हैं, तब से आप थोड़ा यूपी सेंट्रिक मामलों को भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।
वरना विक्रम यादव को फ़ोन ही कर चला गया होता है। एक तो विक्रम यादव अपने सहस्त्रों के साथ कम से कम कुछ नहीं तो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा से ही मिल लेते। उन्होंने भी शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया। ये देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी हमेशा हमेशा जो भी पीड़ित होगा इस प्रदेश में उसके साथ, ठीक है। देखिए, पीड़ित हर वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है। कल और तो हम सभी बातें मजबूती से हम लोग उठाते हैं। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश जी उठाते हैं। अभी मंगेश यादव को जबरदस्ती एनकाउंटर कर दिया, फर्जी एनकाउंटर कर दिया, उस पे अभी प्रदेश में क्या तो जो भी घटना होती है हमारे नेता वो लगे रहते हैं, कार्यकर्ता लगे रहते हैं। और दूसरी बात, ये सरकार नौकरी विरोधी तो है ही, बाकी मैं बता दूं दलित और पिछड़ा विरोधी भी है। ये नहीं चाहते कि यहाँ का युवा रोजगार पाए, यहाँ का युवा नौकरी पाए, यहाँ का युवा ऊपर जाए, पैसा कमा के घर परिवार चलाए। वो सोचते हैं कि यहाँ का युवा गरीब रहे और पीड़ित रहे। गरीब पीड़ित रहेगा तो हिटलर शाही आसानी से काम कर पाएंगे। तो ये मोदी और योगी ये दोनों की यही नीति है। ये और मैं बता दूं कि युवाओं, बेरोजगारों, चाहे महिलाओं, शोषित, वंचित, पीड़ित, योगी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी बात स्पष्ट नहीं करते और जो भी करते दिखावा करते। वोट कैसे मिले इस पे ज्यादा फोकस इनका होता है। तो विशाल भैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आतंक बहुत बढ़ चुका है और इसको खत्म करने के लिए जिस दिन चुनाव होगा इनकी औकात हम लोग दिखा देंगे। चलिए चुनाव अभी 2 साल है, उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जिनको बच्चों का रिजल्ट बनाना था। विक्रम यादव के पास चलेंगे। विक्रम, आशीष पटेल के घर के बाहर जब आप लोग प्रदर्शन करे थे, अभी शिवा ने भी वो बात दोहराई। उन्होंने कहा था कानूनी मदद होगी, जो पैसा लगेगा, शुल्क लगेगा, हम लगाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम लूप होल्स बहुत है मीडिया से बातचीत में, उन्होंने जो कहा इस पर हम मीडिया के सामने सारी चीज़ें नहीं बात कर सकते हैं। उस दिन के बाद से क्या अपना दल से कोई आया आपके पास? फला विधायक आए हों, बहुत विधायक सांसद भी हैं उनके पास, तो क्या वो लोग आए क्या आपके पास कि नहीं हमें आशीष पटेल ने भेजा है, मैं अनुप्रिया पटेल ने भेजा है कि हम आए, हम आपका दर्द समझते हैं, ये लीजिए आप चलिए हमारे साथ, हम आपकी इनसे मीटिंग कराएंगे, हम उनसे बातचीत कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आपकी हाई कोर्ट में मदद करेंगे? सर, आश्वासन देना एक अलग प्रकरण है, लेकिन जमीन पर आकर के हम लोगों का साथ देना एक अलग प्रकरण है। पूरे देश ने आज दिखाया हम लोग 46 प्रोटेस्ट करते रहे। किसी भी पार्टी का अगर हम बात कर रहे हैं अपने दल की आदरणीय पटेल, कोई व्यक्ति हम लोगों से मिलने तक नहीं है। रही सर पेरेंट की बात, तो सर अगर साथ हो हमारे साथ धरने पर बैठिए, हमारे साथ अपना वकील आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेजिए, जिससे हमें मालूम पड़े कि आप हमारे साथ हो, खुल के आइए। जैसे ये सरकार एक वर्ग विशेष के साथ खुल के जा रही है, उनसे कह रहे हैं आप मानेंगे आदरणीय अनुप्रिया पटेल वो आइए, हमारे साथ सड़कों पे आइए और हमें न्याय दिला। रही सर बात हम लोगों की डिप्टी सीएम आदरणीय किशन मौर्य जी की, आज हम लोग उनके आवास में इसलिए गए थे, डिवीजन का ऑर्डर आया था, तब सबसे पहले किया तो वो डिप्टी आदरणीय किशन मौर्य जी ने किया कि हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं, लंबे संघर्ष के बाद मिली है, इसकी आप लोगों को बधाई। 1 हफ्ते पहले जब हम डिप्टी सीएम सर से हम मिले, तब भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हमने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तुरंत न्याय के लिए हमने आदेशित किया। सर, मैं जानना चाहता हूं, और हम लोग इसी आज उद्देश्य के साथ डिप्टी सीएम से मिलने जा रहे थे कि अगर आप हमारे साथ हो, अगर आप हमारे समाज के नेता हो, अगर आप हमें तुरंत न्याय दिलाना चाहते हो तो आप हमारे साथ रहिए। क्योंकि सर एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें पिछले 4 साल से सैलरी मिल रही है, अर्थात वो लोग लगभग 30-30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कमा चुका है, और हम लोग पिछले 4 साल से सर हमारे पास जो हमारा पॉकेट मनी था, जो हमारे घर के संसाधन थे, उन संसाधनों को हम लखनऊ की सड़कों पर धरना प्रदर्शन के दौरान, कोर्ट प्रक्रिया के दौरान खपत कर चुके। हमारे सामने थोड़ी समस्या ये है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जानते हैं कि इन बच्चों को हम उन बच्चों से लड़ती है जो 30 लाख रुपए इनकम कर चुके हैं। हम लोग सर किस आधार, किस तरीके से
हमारे पास ऐसी कौन सी संपत्ति जिसको हम लोग बेच करके, अपना घर परिवार बेच करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर आप भी जानते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जज, एक वकील जिसकी फीस कम से कम 5 लाख रुपए मतलब प्रति रेट की होती है। चलिए बीजेपी के सर, आ हम लोग ये गए इतना विक्रम, मैं विशाल जी, आपको विशाल जी, रोकूंगा। विशाल जी, जी 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 तनुज जी भाई का है ये विक्रम यादव जी की। जी। तो मैं के न्यूज के माध्यम से कहता हूं कि मैं उसको ये 5 लाख और 2 लाख और ये सब नहीं, जो इनकी व्यवस्था होगी कम से कम में मैं न्यूनतम में लड़ूंगा। अगर कोई ऐसी चलिए मामला है तो विक्रम जी, मैं इससे इनका पक्ष अच्छी रखने क्या के लिए बात तैयार हूं होगी। सुप्रीम कोर्ट में। पहला व्यक्ति है जो खुल के आपके साथ आ गया है, वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल जाने सर, माने। तनुज जी आपके साथ है, नंबर आपको मैं तनुज जी का आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे। अब इससे बड़ी मदद बिल्कुल हमारे सर, मन से क्या हो सकती है। अब लेकिन अब जिन्हें मूल मदद करनी चाहिए। सब आऊंगा विक्रम आपके पास। सर, सौरभ सबसे जी अपनी बात पूरा करें विक्रम। जी सर, जो पूरा प्रदेश इस को जान रहा है, उत्तर मुख्यमंत्री जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका चर्चा पूरे देश में एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में है, मैं सर ये जानना चाहता हूं, आखिरकार हम लोगों का इतना बड़ा भेदभाव प्रदेश के किस तरीके से उनके संज्ञान होते हुए भी हम लोगों के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात सर ये थी, हम लोग स्टार्टिंग चिल्ला रहे थे 69 शिक्षक भर्ती में जिन अधिकारियों ने मेरिट सूची बनाई, इस मेरिट सूची में सर आज तक ये नहीं मालूम पड़ पाया, अधिकारियों ने ये नहीं बताया, विभाग ने ये नहीं बताया इस भर्ती में यूआर की कटऑफ कितनी है, ओबीसी की कटऑफ कितनी है, एससी की कटऑफ कितनी है। विकास सॉरी विक्रम, मैं रोकूंगा आपको, रोकूंगा। हमारे साथ सौरभ उनियाल जुड़ गए। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लेट हो गया आप आने पे, कुछ तकनीकी व्यवधान रहा होगा मेरे समझ से, लेकिन तब भी 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो लगातार संग्राम चढ़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए विक्रम यादव बहुत परेशान हैं और इनके जैसे और भी शिक्षक हैं अभ्यर्थी जो बहुत परेशान हैं। इनका अब वो रोज़ आपके किसी मंत्री का घर घेर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उनको जो हमारे मुख्यमंत्री जो हर चीज़ में न्याय करते हैं, उनको उम्मीद है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों के साथ न्याय करते हैं, इनके साथ भी करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ के माध्यम से सभी जितने शिक्षार्थी हैं, जितने शिक्षक हैं, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और सबसे जरूरी ये है कि शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है इस देश की आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए, नहीं वर्तमान, क्योंकि अभी तो आप भविष्य का निर्माण करते हैं, और अगर शिक्षा रहेगी तो आगे चल के आने वाले समय में भी इसका बहुत लंबे समय तक इसका असर दिखाई देने को मिलता है। दूसरी विषय है कि आपने बताया कि जिस प्रकार से सभी लोग आंदोलनरत हैं, कुछ अलग विषय रख रहे हैं, कुछ अलग विषय रख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सबको मान्य होता है, हम सब इस बात से अवगत हैं। हाईकोर्ट ने भी पहले अपना विषय रखा था, सरकार उसका भी अपना, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब अभी तुरंत फैसला हुआ ही और अगली सुनवाई होना है, तो उस पर भी आने वाले समय में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, सरकार उसी तरह से काम करेगी, ये एकदम क्लियर है, इस पर कोई डाउट नहीं है। रही बात की आंदोलन करने वाले शिक्षकों को लेकर के, देखिए इस देश के अंदर लोकतांत्रिक रूप से अपना बात को रखना और अपनी अधिकारों के लिए लड़ना, इसका सबको अधिकार दिया है हमारे संविधान के अंतर्गत। यही अधिकार वर्तमान शिक्षकों जैसे विक्रम यादव जी हैं, उनकी टीम है, उनको भी अधिकार है, और वो उनको लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत को सही जगह पर, यानी कि कोर्ट के पटल पर रखने का काम वो अपने बखूबी तरह से कर रहे हैं, और अपने लॉजिक्स भी दे रहे हैं कि भाई किस प्रकार से गलत हुआ है और क्या क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आरक्षण का विषय हो या फिर जैसे कि बातें आई कि भाई कि नहीं जी उस समय पर अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ करी, उनको कोई नहीं पकड़ा गया, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो पूर्व में रही हैं उनका बर्ताव किस प्रकार का रहा। भैया 7 साल से आप हो, 4 साल से मामला चल रहा। सौरभ जी, एक तो बहुत आप लेट जुड़े, ऊपर से हमारे पास समय इतना रहता नहीं है। हम पूर्व सरकारों की अगर बात करेंगे तो आनंद राय को मैंने बैठा के पूर्व सरकार के ज्ञान पूरा ले लिया है। मैंने कहा ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये मामला 4 साल पुराना है, इसमें अखिलेश कुछ नहीं कर पाएंगे, मायावती जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो अभी आप बताइए विक्रम यादव और इनके जैसे तमाम शिक्षकों का भला कैसे होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है विशाल जी, देखिए एक रास्ता होता है संघर्ष का, एक होता है समन्वय का। संघर्ष जरूरी है, लेकिन अगर समन्वय अगर हो जाए
तो उससे बखूबी उससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं हो सकता। वरना हम सब वो जो नक्सलवाड़ी आंदोलन आपने देखा था बहुत लंबे समय तक बंगाल में चला, लेकिन उसकी कोई कामयाबी नहीं हो पाई। आप इनको At the नक्सलवादी end, आंदोलन से जोड़ रहे हैं क्या सौरभ जी? नहीं नहीं, नहीं, आप इनके आंदोलन को उससे जोड़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं समन्वय के रास्ते पे बात कर रहा हूँ सर, समन्वय पे बात कर रहा हूँ। अरे तुलना तो सही करिए भाई साहब। ग्रुप है उनको मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी ग्रुप हैं शिक्षकों के, उन सब बैठ के एक राय बनानी चाहिए कि क्या सही है, और वही अपना एक मेमोरेंडम मिलकर के सरकार के सामने रखना चाहिए कि सर हम सबकी मिलकर के ये मांग है और ये इस विषय पे आपको काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि सर पे कह रहा हूं, आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि सरकार को भी इस तरह के जितने भी कंसर्न्स हैं शिक्षकों के, उन सबको एड्रेस करते हुए एक नीति बनाते हुए आदरणीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके जो भी फाइनल ऑर्डर आता है उसको इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं। चलिए प्रोफेसर शशिकांत, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? देखिए सौरभ उनियाल जी, दो बातें इसमें हैं जिसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने बताया कि जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं दोनों को मिलकर आवेदन देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी भर्तियां होती है उस भर्तियां में जो ऑफिसर्स होते हैं या उसके डिपार्टमेंट होते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, वो तो है ही, लेकिन सरकार का मुख्य भूमिका होता है। आप 70 हजार के आसपास भर्तियां निकाल रहे हैं, 5-5 लोग अभ्यर्थी भर रहे हैं, 5-5 साल से इंतजार करते हैं, और उसके बाद उनको मिलता क्या है? कोर्ट मिलता है। कोर्ट के अलावा सड़क पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिनकी नियुक्ति हो गई है और जो बाहर है दोनों परेशान है। मतलब है कि ये जो छात्र को परेशान करने की जो नीति है सरकार की, बीजेपी की सरकार की, यह नीति पे शंका उत्पन्न करता है कि आपको जो है युवाओं को रोजगार देने की मंशा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आप विद्यार्थी कोर्ट में नहीं होते, सड़क पे नहीं होते, विद्यार्थी आज स्कूलों में हुआ करते। स्कूल में छात्र हैं, शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षक कर क्या रहे हैं? रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मतलब है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है कि हम यूथ को रोजगार दें, युवाओं को रोजगार दें, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, यूथ को रोजगार। दूसरा कि आप जो है विद्यार्थियों को एक रोड मैप नहीं बना पाए कि हम विद्यार्थी बेचारे इतना पढ़ लिख के गरीबी रेखा से निकल के आते हैं और उनको एक एक भर्तियां में 5-5 साल घसीटते हैं। ये कहाँ का नियम है? ये अन्याय है सरकार का, ये विद्यार्थियों पर सरासरी अन्याय है, और ये सरकार अन्याय कर रही है। पता चलता मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ किसी कंपटीशन का और पेपर लीक हो गया। उसके बाद जो है हम अपना पूरा संसाधन खर्च करके तैयारी किए, मेरे पिताजी या अन्य विद्यार्थी के पिताजी है घर बेच के, खेत बेच के पढ़ाए, पता चला पेपर लीक हो गया। पता चला कि आप टीचर में थे, जैसे अभी विक्रम यादव जी बता रहे हैं, इनका दर्द ठीक है कि इन्होंने कितना संघर्ष करके टीचर की नौकरी पाई होगी। आज इन्हें पता चलता है कि मैं बाहर हो जाऊंगा, और जो लड़का बाहर में होगा उसे लग रहा है कि अब मुझे, तो ये टोटली हम बता रहे हैं कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और सरकारें अन्याय कर रही है। सरकार को चाहिए कि एक रोड मैप बनाए बहाली की प्रक्रिया का, और जो त्वरित हो, तत्काल हो। ऐसा नहीं कि 4-4 साल 5-5 साल तक खींचते जाए। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम आ जाए ना, फास्ट ट्रैक पे काम हो जाए तो सबको राहत हो जाएगी। विक्रम यादव कुछ कहना चाह रहे थे। विक्रम सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ आदरणीय बड़े भाई ये बोल रहे थे अभी, हम लोगों का रास्ता सरा है। सर, मैं जानना चाहता हूँ हम लोगों के भाग्य में, हम लोगों के साथ आखिर अन्याय क्यों होता है? हम लोग अगर ओबीसी ऐसी समाज से आते हैं, हम बराबर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं जो हमारे सवर्ण समाज में रखते हैं। हम लोगों को सर पहले नौकरी से वंचित किया गया, इसमें हम ओबीसी ऐसी समाज के लोगों का क्या दोष था? हम लोगों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया गया। सर, हम पहले एनसीबीसी जीते, लेकिन फिर भी सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया। हम लोग 23 दिसंबर 2021 को मिले, माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को आश्वासन दिया, हम लोगों को आप लोगों को न्याय देने जा रहे हैं, लेकिन सर हम लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला। सिंगल बेंच से जीत, डबल बेंच से जीते। सर, हम आखिरकार इतना लंबा संघर्ष क्यों करें? और आखिरकार सर हम लोग पिछले 5 साल से जो लखनऊ की सड़कों में मारे पीटे जा रहे हैं, भाई बहनों के साथ बदतमीजी की जा रही है, तुम्हारी गर्भवती बहनों के पेट में तक लाते तक हमारे संघर्ष के दौरान मारी जाती हैं। आखिरकार सर हमारा दोष क्या है? हमारे उन भाई बहनों का दोष क्या है कि हमारे भाई बहन लखनऊ सड़कों में क्यों पीटे जा रहे हैं? क्या हमारा यही अन्याय समस्या आते हैं? अब सर इसकी कौन गारंटी लेगा कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी? यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 13 तारीख को जो ऑर्डर आया, 16 अगस्त को अपलोड हुआ, 18 अगस्त को मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी और हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, इस आदेश का पालन करेंगे। लेकिन सर मैं पूछता हूं, जिस प्रदेश का मुखिया अगर ये कह दे
कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, सबके साथ न्याय करेंगे, उसके बावजूद भी अगर ये अधिकारी षड्यंत्र करके दूसरे वर्ग के लोगों को सुप्रीम बिल्कुल विक्रम, जल्दी से जवाब लेते हैं, सौरभ से समय की कोर्ट कमी है। विक्रम, मैं रोकूंगा आपको। सौरभ, जल्दी से जवाब दीजिए। सौरभ, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सौरभ तक हमारी आवाज नहीं आ रही। मैं फाइनल कमेंट लूंगा तनुज से। तनुज, सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को बदल देता है तब क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अगर इस ऑर्डर पे जिस तरीके से अभी स्टे है और 23 तारीख को अगर ये जो हाई कोर्ट ने जो लिस्ट नहीं मांगी थी अगर यथावत रहती है, तो जो भर्तियां सन 2019 में 69,000 शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की जो भर्तियां हुई थी वो यथावत रहेगी। लेकिन अगर ये फैसला बदला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर निश्चित रूप से काफी सारी स्थितियां, परिस्थितियां और यहाँ जो हम डिबेट में चर्चाएं कर रहे हैं सभी पे काफी फर्क आएगा और शायद फिर नए लिस्ट पे और नए जो यहाँ डिमांड की जा रही है आरक्षण और दूसरी चीजों को भी ध्यान में रख करके शायद काम होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज, आपका भी। आनंद राय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट, कहाँ जाए बेरोजगार। लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी को तक कोई ठोस जवाब उस तरीके का नहीं आना। सुप्रीम कोर्ट ने विदित में हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल 23 तारीख तक रोक लगा रखी है। अब देखना होगा 23 तारीख को, 23 सितंबर 2024 को क्या फैसला आता है और किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगभग 4 साल से अपने एक पूरे, अगर बात की जाए जिस तरीके से उसको मत दिया गया है, उसमें से क्या निकलता है, ये देखना होगा।